Next question is about 15th Finance Commission. Consider the following: demographic performance, forest and ecology, governance reform, stable government, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट। आपसे पूछा गया कि हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने इनमें से कितने क्राइटेरिया को यूज़ किया, साथ ही पॉपुलेशन, एरिया और इनकम टैक्स यहाँ बता रखे हैं। ये हमारी क्लास का स्नैपशॉट है। इसमें हमने, आप चाहे इस क्वेश्चन को पॉलिटी में समझें चाहे इकोनॉमी में, बट पॉलिटी में जब हम फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर पढ़ते हैं तब हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया। हमने कंपेयर करके बताया कि 14th फाइनेंसिंग कमीशन के क्या क्राइटेरियाज थे और 15th के क्या क्राइटेरियाज थे। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है टैक्स एफर्ट, तो दिस इज राइट। देन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, दिस इज अगेन राइट। इनकम डिस्टेंस यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, दिस इज राइट। एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, पॉपुलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो दीज टू आर रॉन्ग, तो इससे आंसर होता है ओनली 3। So this question is about pre-independence legislations, historical background। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया 1833 एक्ट के बारे में, जहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया और पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1833। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स थे उनको रेगुलेट करने की शुरुआत हुई थी, और दिस वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर विद इन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और यहीं आपका फर्स्ट लॉ कमीशन, मैक्यूले कमीशन बनाया गया। तो दिस वी डिस्कस्ड इन द क्लास। आंसर इज डी। So this question is related to constitutional amendments. In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome judicial interpretation of fundamental rights? इसमें ऑप्शंस हैं फर्स्ट, 42nd, 44th एंड 86th। 86th को आप हटा सकते हैं यहाँ से, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल 21A, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो यहाँ जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। अमेंडमेंट फर्स्ट, इसकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट का क्या काम था वो डीपीएसपी में मेंशन है, आर्टिकल 39 एंड आर्टिकल 46। इन दोनों आर्टिकल्स में बता रखा है। पहले में 39 में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, सरकार इस पे ध्यान दे। 46 में बता रखा है कि एजुकेशनल, 46 डीपीएसपी एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी, किसके? वीकर सेक्शन के, और स्पेशली एससी एसटीज के। ये हमारी क्लास का स्नैपशॉट है। तो इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशनल जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई प्रोविजन बनाती है, तो ऑब्वियसली किसी न किसी फंडामेंटल राइट्स को ये वॉयलेट करता है। जैसे मद्रास गवर्नमेंट ने 1951 में, दिस वन, मद्रास गवर्नमेंट 1951 मेडिकल कॉलेजेस में कास्ट रिजर्वेशन दिया, कास्ट के बेसिस पे। चंपकम दोराईराजन इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट चले गए। डॉक्टर पतंजलि शास्त्री उस समय हमारे सीजीआई थे। उन्होंने कहा कि अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया जाता है देन इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15 एंड 29(2). आर्टिकल 15 मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किस बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 29(2) में कह रखा है किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए, इफ इट इज स्टेट फंडेड, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। तो अगर ऐसा होता है तो ये वायलेटिव है इन दोनों आर्टिकल्स का। अब सरकार क्या करे? सरकार को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डायरेक्टिव्स हैं डीपीएसपी में, इसलिए गवर्नमेंट ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पहला अमेंडमेंट पास किया और आर्टिकल 15 के अंदर क्लोज 4 ऐड किया। आर्टिकल 15 के अंदर क्लोज 4 ऐड किया और उसमें क्लियरली लिख दिया दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल, इन दिस वन, नथिंग इन दिस आर्टिकल 15 and 29(2) will prevent the state from making any special provision for socially and educationally backward classes and SC and STs। तो यहाँ दिस वॉज टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पहली बात ये। दूसरी बात हमने डिस्कस किया सीपी बरार केस। इसके अंदर यहाँ भी हमने बताया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1906 क्लोज के अंदर
जो कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19th आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में, उसमें 19(1)(g), दिस वन 19(1)(g), इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस करने की आज़ादी है, बट स्टेट अगर चाहे तो मोनोपोलाइज कर सकता है। इसलिए यहाँ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1906 में ऐड किया गया। ये केस आपको क्लास के दौरान समझाया गया। उसके बाद एक और बात जो कि आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिस वन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 इंसर्टेड पब्लिक ऑर्डर। स्टेट को उस समय लग रहा था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका मिसयूज किया जा रहा है। और यहाँ पे जो रोमेश थापर थे, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये एक मैगजीन चलाते थे जिसका नाम था क्रॉस रोड। उसमें इन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तो गवर्नमेंट ने इनके सर्कुलेशन पे, पब्लिकेशन पे बैन लगा दिया और इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। इस वजह से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसका भी ध्यान रखा गया, और जो आपके 19(1) ए के बाद 19(2) में जो रेस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में, उसमें पब्लिक ऑर्डर को भी ऐड कर दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो आर्टिकल 31, जो आपका पहले 19(1)(f) हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसी के साथ 13(1) के साथ 31(a) और 31(b) ऐड किए गए। इनका पर्पस ये था कि जो सरकार चाहती है लैंड रिफॉर्म्स करना, लैंड सीलिंग लगाना, उसके खिलाफ भी लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। वो कहते थे कि हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हो रहा है। तो इससे बचने के लिए, टू ओवरकम दिस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑल्सो दीज आर्टिकल्स वर इंसर्टेड। तो ओवरऑल ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर इस अमेंडमेंट को आप डाउनलोड करके पढ़ेंगे भी तो इसके रीजन जो शुरुआत में लिखा रहता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, वहाँ मेंशन है कि पिछले 15 महीनों में सरकार ने देखा कि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम हम कर रहे हैं उसके बीच में काफ़ी हिंड्रेंस आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इस वजह से हम मानते हैं कि इसका आंसर 1 होगा। इसके बाद अगर बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, दिस वाज मेनली रिलेटेड टू द चेंजेस इन प्रियम्बल, डीपीएसपी, एडिशन ऑफ ड्यूटीज, बाइंडिंग एडवाइस ऑन द प्रेसिडेंट, और ये जो आपके पार्लियामेंट का टेन्योर इसको बढ़ाना, ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया, एमरजेंसी प्रोविजन, जुडिशियल रिव्यू। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज देयर टू वायलेट द प्रोविजंस ऑफ 42nd, dilute the provisions of 42nd constitutional amendment. That's why answer is A. So this question is related to Article 355 of the Constitution, Article 22 and 20. According to the Constitution, first statement, according to the Constitution, the central government has a duty to protect the states from internal disturbance. While discussing about Article 355, 365 and 356 and their relation, we discussed that Indian Constitution is a quasi-federal setup in which the center are more powerful than states. उसी के जो आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड सेंटर को जो स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, उसमें एक आर्टिकल 355 है जिसमें क्या लिखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। एंड द सेम आर्टिकल वाज इन न्यूज़ ड्यूरिंग द मणिपुर रायोट, तो SC/ST स्टेटस के लिए जो राइट चल रहे हैं वहाँ पे, तो उसमें भी ये बात आई कि सेंटर वांट टू इन्वोक दिस आर्टिकल, आर्टिकल 355, टू कंटेन द रायोट्स और द इंटरनल डिस्टर्बेंस देयर इन मणिपुर। तो इसलिए ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ये रिलेटेड है प्रिवेंटिव डिटेंशन से। पहला स्टेटमेंट करेक्ट, द सेकंड वन इज आर्टिकल 22 से रिलेटेड है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू ए पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 को जो हमने देखा तो इसमें यह है कि जब भी कोई अरेस्ट होता है या डिटेन होता है तो उसके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 22। क्या राइट्स हैं? राइट टू बी इन्फॉर्म, कि उसे इन्फॉर्म किया जाए कि किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा, राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर्स ऑफ हिज चॉइस। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये राइट है किसी भी पर्सन के पास कि उसे अपनी पसंद के वकील से केस को डिफेंड करवा सकता है वो। तीसरा राइट है कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर उसे ले जाया जाए और मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के बिना ये डिटेंशन पीरियड नहीं बढ़ेगा। ये उसके राइट्स हैं। बट इसी आर्टिकल के अंदर कुछ एग्जम्पशंस हैं। पहला एग्जम्पशन है एनिमी एलियन, किसी
दुश्मन देश के पर्सन को अगर हमने अरेस्ट कर लिया तो उसके पास ये राइट्स नहीं है। दूसरा, अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में अरेस्ट कर लिया तो उसके पास ये तीनों राइट्स नहीं है। ये एग्जाम्पशन आर्टिकल 22 में ही दे रखे हैं, बट यहाँ कहीं भी क्लियरली ये नहीं लिखा हुआ that the Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention। तो यहाँ ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 पोटा, कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड इन एज एन एविडेंस। ये हमने डिस्कस किया अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन के दौरान जो जितने भी पीडीए हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स हैं, जैसे यूएपीए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, टाडा, पोटा जिसके बारे में यहाँ डिस्कशन हो रहा है, एंड मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये तीनों रिपील हो गए। तब हमने बताया कि इतने ड्रैकोनियन लॉ हैं कि इनके अंदर अगर किसी ने अपने एविडेंस दे दिया अपने खुद के खिलाफ में तो वो भी मान्य होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है, मगर इसको इससे कंफ्यूज ना करें क्योंकि एक आर्टिकल 20 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ ये राइट है कि हम अपने खिलाफ कोई भी एविडेंस ना दें, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। उसको इससे कंफ्यूज नहीं करना, इसे रिपील कर दिया गया फिर 2004 के अंदर ही, जस्ट बिकॉज इसके जो प्रोविजन है बहुत ही स्ट्रिंजेंट थे कि किसी ने खुद के खिलाफ भी गवाही दे दी तो वो मान्य होगी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ओनली वन इज राइट। So this question is related to the doctrine of due process of law. In essence, what does the due process of law means? इसे हमने देखा आर्टिकल 21 को पढ़ते हुए। इस दौरान हमने केस लॉ डिस्कस किया, मेनका गांधी केस 1978। 1950 से लेकर 1978 तक हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया जाता था, और 1970 इस केस के बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाज यूज्ड व्हाइल जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। इस केस में क्या बताया था हमने कि मेनका गांधी जी का पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया गया एज पर पासपोर्ट एक्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इन्होंने कहा कि इस पासपोर्ट के लेने की वजह से मेरा आर्टिकल 14, 19 और 21 वायलेट हो रहा है। पर गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये था कि जैसा लॉ में लिखा है वैसे ही प्रोसीजर से हमने पासपोर्ट लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉब्लम क्या है, तो मेनका गांधी ने कहा दैट आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ तो बचाव है हमारे देश के अंदर, बट आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ कब बचाव होगा। इन्हीं दोनों बातों में फर्क होता है ड्यू प्रोसेस लॉ ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि दिस लॉ इटसेल्फ इज अनरीजनेबल, अनफेयर, अनजस्ट, इसका क्या करोगे आप। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रीजनेबलनेस ऑफ लॉ को चेक करेंगे। आपकी फेयर एप्लीकेशन है दिस वन, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी फेयर लेजिस्लेटिव एक्शन भी तो होना चाहिए। जिस समय पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, दैट लॉ हैज़ टू बी जस्ट, हैज़ टू बी फेयर, हैज़ टू बी रीजनेबल। तो दिस इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और नेचुरल जस्टिस इस रीजनेबलनेस को जानने का एक तरीका है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी एक्ट केस में बताया आर्टिकल 14, 19 और 21 ये तीनों गोल्डन ट्राइंगल है, मिले हुए हैं आपस में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस रीजनेबलनेस को जानने के लिए हमें नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल को देखना पड़ेगा, और फिर हमने नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल को समझा। नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल में ये है कि लॉ मेकिंग अनबायस्ड हो, एक्स पार्टे जजमेंट ना हो, न्यूट्रल जज हो, किसी को सुने बिना, किसी का पक्ष जाने बिना जजमेंट ना दिया जाए, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश्ड हो, ये सब बातें नेचुरल जस्टिस में आती हैं। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसे हटा सकते हैं आप। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये बिल्कुल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्टा है, जो कि 1978 से पहले इंडिया में चलता था, इसे भी हटा सकते हैं आप। फिर है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अब देखो इस बात को समझो, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ का मतलब है लॉ चाहे कैसे भी बना हो, आर्बिटरी लॉ हो चाहे, बट उसको वैसे ही आपने अप्लाई कर दिया, इट मीन्स यू आर फेयर वाइल अप्लाइंग द लॉ।
तो ये तो ड्यू प्रोसेस ऑफ नहीं हुआ, ये तो अगेन ये सिनोनिम हो गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता. देन द रेस्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. दिस इज द आंसर. So this question is related to the fifth schedule areas. देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक फिफ्थ शेड्यूल है, एक सिक्स्थ शेड्यूल है, इसके अंदर है स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स. आप ऐसे याद रख सकते हैं SAST, स्केड्यूल एरिया, स्केड्यूल ट्राइब्स. और सिक्स्थ में जो है उनका नाम है ट्राइबल एरियाज. तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फिफ्थ स्केड्यूल एरियाज. तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज विद इन ए स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज ए स्केड्यूल एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट. ये हमने कहाँ पढ़ा? फिफ्थ स्केड्यूल को पढ़ते वक्त. स्केड्यूल एरिया क्या होते हैं? इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सप्रेशन स्केड्यूल एरिया मीन्स सच एरिया एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर टू बी स्केड्यूल एरियाज. ऐसे हमारे 10 स्टेट्स में से स्केड्यूल एरियाज हैं. तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाता है. हमने डिस्कस किया कि जब आप स्टेट PCS देते हैं तो आप देखते हैं कि आपके स्टेट में कितने स्केड्यूल एरियाज हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर आते हैं, ये हमने डिस्कस किया. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द स्केड्यूल एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड लोवेस्ट इज विलेज. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरियाज इन द स्टेट. यहाँ देखें आप, the governor of each state having scheduled area shall annually or whenever required by the president make a report to the president. तो दो बातें यहाँ पे. सबसे पहला तो CM नहीं है, गवर्नर है. दूसरा यूनियन होम मिनिस्ट्री नहीं है, प्रेसिडेंट है. ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है, इसलिए आपके दो सही हैं. और इसी के साथ हमने यहाँ पे डिस्कस किया सिक्स शेड्यूल एरिया में, सॉरी फिफ्थ में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, उनके क्या मेंबर्स, ड्यूटीज एंड प्रोसीजर हैं. So option B is correct. This question is about Article 16(4) of the Constitution. Statement 1 says that Article 16(4) में जो रिजर्वेशन दिया जाता है that should be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency and statement. ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में बोली है. तो 16(4) का डिस्कशन करते वक्त हमने देखा कि 16(4) provides for reservation policy of the state. Nothing in this article shall prevent. इन दिस आर्टिकल का मतलब आर्टिकल 16 विच प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो नथिंग इन दिस आर्टिकल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन. तो रिजर्वेशन की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है. अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास. एनी बैकवर्ड क्लास मतलब यहाँ पे OBC SC ST कोई भी हो सकता है. और दूसरी कंडीशन क्या है? इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट. So this is an enabling provision. This is not a fundamental right to get the reservation. In the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. तो यहाँ इस प्रोविजन को लेके 27% रिजर्वेशन OBCs को दिया गया बाय VP सिंह गवर्नमेंट. और इसी के साथ SC STs को प्रमोशन, कैरी फॉरवर्ड, ये सब बातें, EWS को 10% रिजर्वेशन. तो ये सारे इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने गए इंदिरा साहनी केस के अंदर. हमने डिस्कस किया इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप ये जो प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. फिर आगे नागार्जुन केस में, नागराजन केस में 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 3 रूल टेस्ट रखा, जिसमें अगर प्रमोशन के अंदर अगर आपको रिजर्वेशन देना है 3 बातें हमें समझाइए. पहला, कोई भी क्लास को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के पीछे ये बताओ कि वो बैकवर्ड क्लास है, कि सर्विसेज के अंदर जाने के बाद भी वो बैकवर्ड है. पहली बात तो ये क्लियर करो, डेटा के साथ बताओ हमें. दूसरी बात ये बताओ कि दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन सर्विसेज अंडर द स्टेट. तीसरी बात ये बताओ कि आप जो प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देंगे उससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अफेक्ट नहीं होगी. तो यहाँ इस आर्टिकल को यूज़ किया, आर्टिकल 335. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो उसमें आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342A तक स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम सर्टेन क्लासेस प्रोवाइड है. इसके अंदर SC STs का
स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन की बात की गई है, एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशन की बात की गई है। इसके बाद क्लेम्स ऑफ SC ST इन सर्विसेज अंडर द स्टेट, और उसी के साथ वहाँ लिखा है दैट शुड बी सब्जेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बट वहाँ इसकी डेफिनेशन नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 is correct, second is wrong. 1 is correct and second is wrong. Answer is C. So this question is about the chief purpose of the constitution. Means में भी ये नीचे ऑप्शन दिए गए सारे पर्पस हैं, इनमें चीफ पर्पस क्या है वो देखना है। देखो ये लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है, अलग अलग टाइप से आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, इस तरह से पूछा जा रहा है। तो जब हम पहली क्लास में पढ़ते हैं व्हाट वाई एंड हाउ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है, उसमें हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय मैन। ये डेमोक्रेटिक है, मतलब इलेक्टेड बाय द पीपल्स। उसके बाद लिमिटेड गवर्नमेंट होती है यहाँ पे। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब जो सिटीजन्स के राइट्स हैं वो क्लियरली डिफाइन होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड गवर्नमेंट कैन नॉट एनक्रोच इनटू दैट राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, जो बिल ऑफ राइट्स यूएस में देखते हैं, वो क्या है, इट डिफाइंस द लिमिट एंड लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं उनके अंदर बहुत पावरफुल होती है, तो वो कहीं बिग गवर्नमेंट स्मॉल सिटीजन को दबा ना दे। उनकी पर्सनल लिबर्टी, लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, जो बिल्कुल यूनिवर्सल जो राइट्स माने जा रहे हैं, उनके एंक्रोचमेंट ना हो जाए, उनका वायलेशन ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना ही कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस है। इसके अलावा गवर्नमेंट में ऑब्जेक्टिव हैं नेसेसरी लॉ बनाने के लिए, सरकार कैसे बनेगी, पॉलिटिकल ऑफिस किस तरह से होंगे, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, सिक्योरिटी की बात भी होती है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज सी। दिस क्वेश्चन इज अबाउट फाइनेंस बिल, फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल। विद रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे कंफ्यूजन एक ये है कि यहाँ फाइनेंस बिल इसको माने कि फाइनेंशियल बिल इसको माने, बिकॉज फाइनेंस बिल इज अ पार्ट ऑफ बजट, जहाँ टैक्स प्रपोजल रखे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फाइनेंस बिल, दो बिल होते हैं, एक होता है अप्रोप्रिएशन और दूसरा फाइनेंस बिल। इससे क्या इनकम होगी, किस तरह से, और कैसे अप्रोप्रिएशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट करेगी, दो बातें होती हैं। अगर इसको फाइनेंस बिल ही माने जो कि यहाँ लिखा है तो उस हिसाब से आंसर होगा, और इसे फाइनेंशियल बिल माने तो उस दूसरे हिसाब से आंसर होगा, बिकॉज फाइनेंस बिल दिस वन पार्ट ऑफ बजट इज अगेन अ टाइप ऑफ मनी बिल। और मनी बिल की डेफिनेशन दे रखी है 110 आर्टिकल के अंदर। उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं उनमें से ओनली अमंग दीज प्रोविजन, या ये सारे प्रोविजन अगर होंगे तो वो मनी बिल होगा, और स्पीकर फाइनल डिसीजन देगा इस बात पे कि वो मनी बिल है कि नहीं। बट अगर हम बात करें फाइनेंस बिल की, जो कि बजट का एक पार्ट है, उसमें बहुत बार ऐसा देखा जाता है, और होता ही ऐसा है कि टैक्स के अलावा भी बहुत सारे प्रोविज़न होते हैं। तो जैसे ही अलावा कोई प्रोविज़न आया तो वो मनी बिल की डेफिनेशन से बाहर आ गया, और फिर वो किस में आता है, 117 की डेफिनेशन में। उसके अंदर फाइनेंशियल बिल के बारे में कहा गया है, तब उस फाइनेंस बिल को आप फाइनेंशियल बिल समझ सकते हैं। तो यहाँ हम इसे फाइनेंशियल बिल मान के आंसर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्प्यूट हो सकता है आंसर की के टाइम। फाइनेंशियल बिल वर्सेस मनी बिल, ये हमने डिस्कस किया क्लास के अंदर। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। फिर अगेन दूसरी बात बताऊंगा आपको मैं, कि अगर इसे फाइनेंस बिल ही मानोगे जो बजट का पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि वो मनी बिल ही कहा जाता है। बट अगर इसे आप फाइनेंशियल बिल मानोगे, क्योंकि अगर बजट के फाइनेंस बिल के अंदर 110 में जो प्रोविज़न दिए हुए हैं उसके अलावा अगर कोई प्रोविज़न आ गया तो वो मनी बिल नहीं रहा, फिर वो फाइनेंशियल बिल हो गया अंडर आर्टिकल 117।
उस हिसाब से ये करेक्ट है। When the Lok Sabha transmit money bill to the Rajya Sabha, it can amend, reject the bill. It cannot amend the reject the bill and can only make recommendation. ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। मनी बिल के केस में 14 डेज के लिए वो रख सकते हैं अपने पास और कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल। थर्ड इज इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोक सभा एंड द राज्य सभा, देर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल। बिल्कुल सही बात है, मनी बिल के लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, बट ए जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। अगेन इसे अगर आप बजट के पार्ट वाला फाइनेंस बिल मानोगे तो उसमें भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती, बट उसमें अगर कोई प्रोविजन टैक्स के अलावा है देन इट बिकम ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल बिल। यहाँ भी एक वर्ड आता है नेसेसरी, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जॉइंट सिटिंग होगी ही। जब प्रेसिडेंट कहेंगे तो उसके बाद जॉइंट सिटिंग होगी। ये आपके आर्टिकल 108 में है। तो यहाँ हमने इसके कंटेंट और प्रोसीजर को लेके डिफ्रेंशिएट किया, तो इसे फाइनेंशियल बिल मान के हम आंसर करते हैं। तो ये पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो ओनली 2 इज आंसर, थर्ड इज रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी वर्ड आता है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। पहली है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो हमने इसे डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव, ये बॉडीज क्या होती हैं। इसमें एनसीबीसी के बारे में बताया गया कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। नेशनल लॉ कमीशन ये स्टेट्यूटरी भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म ये भी कॉन्स्टिट्यूशन वन इज। दिस क्वेश्चन इज अबाउट इनेक्टमेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में हम देखते हैं 26 नवंबर 1949 adopted, enacted and give to ourselves this constitution in the preamble of Indian Constitution में लिखा है। और 2015 के बाद क्या है, 2015 में क्या था, 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उस दिन के बाद से द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रोमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमॉन्ग सिटीजन। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट डेट है ये। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इसी दिन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी पहले बन गई थी। इस दिन तो अडोप्टेड एंड इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट or the legislative assemblies of state are also eligible to be included in the electoral college। तो यहाँ nominated members नहीं होते, केवल elected आते हैं, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state। हमने इसे डिटेल में देखा कि किस तरह से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये फॉर्मूला यूज होता है और किस तरह से अलग अलग स्टेट के एमएलएस की वोट की वैल्यू काउंट होती है। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल एमएलए इलेक्टेड इनटू 1/1000। अब ये देखिए फॉर्मूला में अगर इस वैल्यू को बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। तो यहाँ लिखा है हायर द नंबर, तो यहाँ होना चाहिए लोअर द नंबर, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखें, दूसरे के लिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच, यहाँ पे क्या है, पहला गलत है, दूसरा गलत है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन ऑफ दैट ऑफ केरला। हमने जब डिस्कस किया क्लास के अंदर तो हमने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को जब इलेक्शन हुआ था उसके डेटा के साथ इसको समझा था। अब इसमें देखें वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी, ईच एमएलए ऑफ एमपी इज 131 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला।
केरला कहाँ है यहाँ? 152. So this statement is wrong. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than अरुणाचल प्रदेश. पुडुचेरी के एक MLA की वोट की वैल्यू है 16 एंड अरुणाचल की वैल्यू है 8. दिस इज हायर देन अरुणाचल बिकॉज, अगर ये आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं होता तो आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं, बिकॉज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन to total number of elective seat in Puducherry is greater as compared to Andhra Pradesh. So this statement is correct. So only one is correct. This question is about president. में 3 स्टेटमेंट है जिसमें से 2 स्टेटमेंट में कहीं कोई दिक्कत आई नहीं. जैसे पहले ये 2 इजी देख लेते हैं. The election for the post of President of India can be postponed on the ground that some legislative assembly has been dissolved or election are yet to take place. अब प्रेसिडेंट एक फेडरल फिगर है इसके इलेक्शन के अंदर दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा और सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट करती हैं. तो किसी एक लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए या पोस्टपोन्ड हो गए, इस वजह से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विल बी पोस्टपोन्ड. ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है. तो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. When the bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limit within which he/she has to declare his/her assent. ये आप पढ़ते हैं, ऐसा कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं. पॉकेट वीटो हमारे प्रेसिडेंट के पास है कि वो कितने भी समय के लिए बिल को अपने पास रख सकते हैं. उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है उनको कि उनको एसेंट देना ही है. अब बात आते हैं जिस स्टेटमेंट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को आई. इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं. All act done by him/her in the performance of duties of his/her office of president before the date of decision become invalid. ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वाइस प्रेसिडेंट के लिए यूपीएससी के प्रीलिम्स से पहले यूपीसीएस का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें पूछा गया, जिसे हमने पीसीएस अखाड़ा पे डिस्कस किया. With reference to the election of Vice President of India, which is declared void by the Supreme Court of India, which one of the following are correct? The act done by him as Vice President before such declaration are considered valid. ये बात सही है. The act done by him as Vice President on the day of such declaration are not valid. ये बात गलत है, क्योंकि आपके आर्टिकल 71 को आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसमें प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों के बारे में ये बात लिखी हुई है. द एक्ट डन ऑन और बिफोर द डे ऑफ जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, सारे एक्ट वैलिड होंगे. इस हिसाब से ये स्टेटमेंट बिकम इनवैलिड, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है. यहाँ पे नन इज आंसर. This question is about prison management in India, that is 7th schedule state list subjects. Statement 1. In India, prisons are managed by state government with their own rules and regulation for the day-to-day administration of prisons. आप जब 7th schedule देखते हैं उसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट. स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें से 3 तो आपको पक्का याद होंगे. आप दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस एलजी का डिस्प्यूट देखते हैं साल भर से, में लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर. इसी के साथ यहाँ पब्लिक हेल्थ भी है, जो हम क्लास में बहुत बार डिस्कस करते हैं. प्रिजन भी इसी लिस्ट में है. तो यहाँ पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाता है. उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट इज अबाउट एक्ट. इन इंडिया द प्रिजन्स आर गवर्न बाय प्रिजन एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. अब ये क्वेश्चन के आने का रीज़न ये था कि इस एक्ट को रिवैम्प करने के लिए मॉडल प्रिजन एक्ट की बात चल रही थी, न्यूज़ में थी काफ़ी, करीब 6 महीने से. और 12 मई 2023 की न्यूज़ है. इसमें लिखा है कि जो प्रिजन एक्ट 1894 है, ये ऑलमोस्ट 130 साल पुराना हो गया. और इसका फोकस क्या है? क्रिमिनल इन कस्टडी एंड एनफोर्सिंग डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द प्रिजन विद नो प्रोविजन ऑफ रिफॉर्म्स एंड रिहेबिलिटेशन. ये चेंजेस इसमें लाने थे, काफ़ी न्यूज़ में था ये. और ये सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है. एंड द सेकंड स्टेटमेंट, both statement 1 and 2 are correct, and the statement second is the correct explanation of statement 1. So A is the answer.
दिस क्वेश्चन इज अबाउट होम गार्ड्स। अगेन यहाँ आप कॉमन सेंस से कुछ क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। जैसे होम गार्ड मेनली आप अगर आपने देखा हो तो वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस का काम करते हैं। अगेन पुलिस की तरह, प्रिजन की तरह पब्लिक ऑर्डर भी स्टेट सब्जेक्ट है। पहले स्टेटमेंट को देखेंगे, होम गार्ड आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात यहाँ गलत हो गई, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द रोल ऑफ होम गार्ड इज टू सर्व एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। अब ये स्नैपशॉट है किसका? राजस्थान गवर्नमेंट होम गार्ड वेबसाइट का। होम गार्ड इज ए वॉलेंट्री फोर्स, 1964 में सबसे पहले शुरुआत की गई, टू कंट्रोल द सिविल डिसिप्लिन कम्युनल राइट्स। फिर ये वॉलेंट्री सिटीजन्स फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आगे सेवरल स्टेट्स में यूज किया गया। द रोल ऑफ होम गार्ड इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन। Auxiliary force of the police in maintenance of internal security. Then statement 2 is correct. Again, home guard are the two type, rural and urban. In border states, border wing home guard have also been raised, which serve as an auxiliary force to border security force. To prevent infiltration on the international borders, coastal areas, the border wing home guard battalions have been raised in some states. So this statement is again right. तो यहाँ आप इस स्टेटमेंट को इससे काट सकते हैं कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। सो ओनली 2 आर करेक्ट। बी इज द आंसर। This question is about Flag Code of India. Consider the following statement in respect of National Flag of India according to Flag Code of India 2002. Statement 1. One of the standard sizes of the national flag of India is 600 mm into 400 mm. तो यहाँ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में आपके 9 साइजेस हैं टोटल। इसमें रेशियो 3:2 रहेगा लेंथ एंड उसका हाइट का, बट इसके अंदर आपके 600 mm इंटू 400 mm का कोई फ्लैग साइज नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा जो रेशियो के बारे में 3:2 हाइट लेंथ टू हाइट, ये राइट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 2 is correct. Answer is D. This question is about some specific acts and the action covered under these acts. सबसे पहले unauthorized wearing of police और military uniform. तो ये कवर किया गया है किसमें? Official Secrets Act 1923. So this is correct. And the second is knowingly misleading or otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duty. तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर नहीं आता, ये अगेन किसके अंदर आता है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तो ये गलत हो गया। तीसरा है सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन एंडेंजर पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो दिस इज कवर्ड अंडर आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, ओनली 2 इज करेक्ट। तो दिस इज अबाउट योर पॉलिटी सेक्शन ऑफ SC 2020। तो हमारा यहाँ क्वेश्चंस को डिस्कशन करने का पर्पस ये है कि फैकल्टीज़ UPSC अखाड़ा में एक कोशिश करती हैं पूरी तरह से कि आपको बेस्ट पॉसिबल मटेरियल, फैक्ट, कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएं जिससे आप UPSC का पेपर हैंडल करने में कंफर्टेबल हों। यहाँ पर्पस ये नहीं है कि मैं ये बताऊँ UPSC ने पेपर ही मुझसे पूछ के बनाया, ऐसा कोई नहीं कह सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। 100% तब आएगा जब आप तीनों चीज़ों को मिला के रखेंगे, कॉन्सेप्ट, फैक्ट और कॉमन सेंस। इन तीनों का ध्यान रखेंगे और इन्हीं बेसिस पे हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो UPSC का ट्रेंड है, UPSC जिस तरह से पूछना चाह रही है, और अब तो और भी क्लियर हो गया कि यहाँ एलिमिनेशन की टेक्निक नहीं चलेगी। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझना पड़ेगा, तब आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़, करंट अफेयर में जो भी आप देखते हैं, जैसे थर्ड पॉइंट है इसके अंदर सेलिब्रेटरी गन फायर, तो ये आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, ऐसा होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे करंट में न्यूज़ आ रही हैं तो उनको कैसे हम UPSC की तरफ मोल्ड करके पढ़ सकते हैं, क्या मटेरियल हमारे काम का है, और यही कोशिश हम कर रहे हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।
थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय।